Today in class 9th we will study thermodynamics which comes in chapter 8 energy flow। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 8 में आता है, इसका नाम है एनर्जी फ्लो। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी दिस। देखिए, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग हीट, मैकेनिकल वर्क and other aspects of energy and energy transfer। means थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग हीट के मैकेनिकल वर्क और उससे होने वाले बॉडी में जो इंटरनल एनर्जी चेंज जो होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? हीट, मैकेनिकल वर्क जो हीट की वजह से हो, और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है किसी बॉडी के, वो सारे टॉपिक्स थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स के लॉ कितने हैं? देखिए, देयर आर 4 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ एंड थर्ड लॉ। बट आपके सिलेबस में फिलहाल तो थर्मोडायनेमिक्स का सेक्शन हटा दिया गया है, बट बुक्स में है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं। और मेनली आपके सिलेबस में जो पहले थे वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ थे, जीरोथ लॉ नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स फॉर? एक्चुअली फर्स्ट लॉ को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या स्टेट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों का मतलब सेम होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये। अब इसका क्या मतलब हुआ? एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हमारे पास ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जिससे हम एनर्जी को खत्म कर सकें या क्रिएट कर सकें। हम क्या करते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, एनर्जी, हमारी बॉडी का मास बढ़ता है। सिमिलरली जब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं लाइट बल्ब को, तो बल्ब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट में। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रिज को देते हैं तो फ्रिज क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके चीजों को ठंडा करता है, उनकी गर्माहट को खींच लेता है। सिमिलरली वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन को जब दी जाती है तो फैन क्या करता है, मैकेनिकल वर्क करके हवा पैदा करता है। तो एक्चुअल में एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है, बट ना ही उसको हम बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बात आती है कि सबसे पहले एनर्जी फिर कहां से आती है? तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है इस अर्थ पर वो है सन, जो इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने भी तरह की हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सन की एनर्जी से ही हम तक पहुंची है, ठीक, और उसी का हम लोग यूज करते हैं। मान लीजिए अगर हम कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सन एनर्जी से क्या रिलेशन है, तो देखिए, एक तो डायरेक्ट रिलेशन, हम सोलर सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ सन एनर्जी। दूसरी चीज, जो हम लोग पावर जनरेटिंग स्टेशन है वहां अगर हम देखें तो एक हाइड्रोलिक जनरेटर बनाए जाते हैं जो वाटर के फ्लो से चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और हम सब लोग जानते हैं जो वाटर में फ्लो है वो भी कहीं ना कहीं सन की एनर्जी से पैदा होता है। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये फर्स्ट लॉ है। इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताने के लिए, वो है द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब वो होता है जो ना एनर्जी बाहर दे ना बाहर से एनर्जी ले। सो द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट सप्लाई टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय इट। मतलब हम किसी सिस्टम को जो हीट एनर्जी देते हैं वो दो तरह से जाती है, उसके इंटरनल एनर्जी में और उस पे किए गए काम के फॉर्म में। तो जो भी हम हीट देंगे वो बॉडी की इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, दो पार्ट में यूज किया जाता है। अब
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपसे कहा लिखने को तो आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स। मतलब एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है। तो आपको ऐसे लिखना है और इतना सेंटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, इसमें आपको सिर्फ इतना याद करना और इतना लिखना कॉपी में। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये है कि अगर हम एक हॉट बॉडी लें और एक कोल्ड बॉडी लें तो एनर्जी का जो फ्लो होगा वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ही तरफ होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करने का ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि बिना एनर्जी का एक पार्ट जो हीट में कन्वर्ट होता है उस हीट के कन्वर्जन को रोककर हम एनर्जी को पूरा का पूरा दूसरे फॉर्म में बदल सकें। मतलब वी डोंट हैव अ सिस्टम बाय विच 100% ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो कह रहे हैं देयर इज ए लिमिट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी एंड द वेज इन विच इट कैन बी यूज्ड or converted. No such things as a 100% efficient energy follows the concept of entropy. मतलब जो भी हम एनर्जी कन्वर्जन करते हैं 100% हम लोग नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है। वो हीट फ्रिक्शन से भी पैदा हो सकता है। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने कहा, अब बोला कि 100% एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती, तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई कांट देयर बी अ 100% एफिशिएंट एनर्जी या इंजन। 100% एफिशिएंट इंजन क्यों नहीं है? देखिए जो एफिशिएंट 100% इंजन होंगे वो फ्रिक्शन फ्री होने चाहिए और हमारे पास ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो फ्रिक्शन फ्री हो। व्हेन आर यू मोर एफिशिएंट? व्हेन यू फोकस ऑन वन थिंग और व्हेन यू मल्टीटास्क। ये सेंटेंस छोड़िए, आप इस पे फोकस करिए कि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं है जो 100% एनर्जी को कन्वर्ट कर सके। क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव अ मशीन विच इज फ्रिक्शनलेस या फ्रिक्शन फ्री। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो हमने पहले एक्सप्लेनेशन दिया था उसी चीज को हम दोबारा बता रहे हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में जो है वो यही है, heat can't spontaneously flow from a higher temperature. Heat can spontaneously flow from a higher temperature region to the lower temperature region, but not the other way around. मतलब जो दूसरा तरीका है थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करने का वो ये है कि हीट का फ्लो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो आप यही लिखेंगे। अगर क्वेश्चन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो आप लिखोगे हीट कैन स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर रीजन टू अ लोअर टेम्परेचर रीजन बट नॉट द अदर वे अराउंड। अदर वे अराउंड मतलब ठंडे ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ हीट कभी नहीं फ्लो करती। अब इसका एक हम डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या होता है। अगर हमने मान लीजिए हीट से कोई मैकेनिकल वर्क चाहिए हमें, तो उसका एक पार्ट फ्रिक्शन में लॉस होता है और ये फ्रिक्शन हीट के फॉर्म में या आवाज ईटीसी में जो हमने लिखा मतलब साउंड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। जो भी हम एनर्जी किसी मशीन को देते हैं तो मशीन उसका एक छोटा सा पार्ट फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लॉस कर देता है और वो फ्रिक्शन किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? हीट इज रिलीज्ड। जो बॉडी मशीन आप देखिए कोई भी जो मशीन चलती है तो वो गर्म हो जाती है और दूसरा उसमें आवाज पैदा होती है तो वो आवाज ईटीसी सेक्शन में आ जाता है, एक्सेट्रा के पार्ट में, और रेस्ट पार्ट वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जब हम किसी मोटर बाइक को स्टार्ट करते हैं तो मोटर बाइक केमिकल एनर्जी मतलब पेट्रोल को हीट मतलब जलाता है, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो हीट एनर्जी से हमारा मैकेनिकल टास्क चालू हो जाता है, बाइक चलने लगती है, तो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। मगर आप देखिए कभी भी आप इंजन टच करेंगे तो इंजन गर्म होता है, तो गर्म करना हमारा कोई काम तो था नहीं। हम ये तो नहीं चाहते थे कि हमारा इंजन गर्म हो जाए, बट इंजन में फ्रिक्शन पैदा होता है
और इस चीज को हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं बट एग्जैक्टली खत्म नहीं कर सकते। तो जो सेकंड लॉ 100% एफिशिएंट इंजन क्यों नहीं है? ड्यू टू फ्रिक्शन। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो। मतलब तीसरे लॉ को हम पढ़ेंगे और इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो। एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस। रेंडमनेस का मतलब होगा, आप ये समझिए कि किसी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडम मोशन करते रहते हो, उनमें बहुत तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक मोशन होता है, पोटेंशियल मोशन होता है, तो इन सबको हम एंट्रोपी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये एंट्रोपी जीरो हो जाती है, यही थर्ड लॉ है। अब देखिए थर्ड लॉ क्या कह रहा है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल। पहली चीज तो परफेक्ट क्रिस्टल है नहीं हमारे पास, हमारे प्लैनेट में ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जो परफेक्ट क्रिस्टल हो। द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस अप्रोच जीरो एज द टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। तो पहली चीज आती है, क्या चीज जीरो करने के कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एंट्रोपी। और एंट्रोपी क्या होती है? रेंडमनेस। रेंडमनेस का मतलब ये हुआ मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, उनका काइनेटिक मोशन। या हम कह दें किसी सब्सटेंस में जो उसका वॉल्यूम होता है, ये उसकी एंट्रोपी की निशानी है। तो मतलब उसकी एंट्रोपी जीरो करने का मतलब वॉल्यूम जीरो हो जाता है। किसी परफेक्ट क्रिस्टल का जो वॉल्यूम होता है वो जीरो हो जाता है। कब? When the temperature approach absolute zero। अब आता है absolute zero क्या है? Absolute zero is the temperature of -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। मतलब 0 केल्विन को या -273 डिग्री सेल्सियस को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। अब इस सेंटेंस को समझिएगा। किसी परफेक्ट क्रिस्टल का अगर टेम्परेचर -273 या 0 केल्विन कर दें तो उसकी एंट्रोपी मतलब वॉल्यूम, उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप ऐसे लिखोगे, द वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल अप्रोच जीरो एज द टेम्परेचर अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो। किसी परफेक्ट क्रिस्टल का वॉल्यूम या एंट्रोपी जीरो हो जाती है जब उसका टेम्परेचर हम -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन कर देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जो अभी हमने बोला पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ एक्चुअली बता क्या रहा है? ये बता रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। पॉसिबिलिटी बता रहा है बट एक्चुअल में नहीं है। हमारे प्लैनेट में ऐसा कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है जो -273 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जा सके अपने ओरिजिनल फॉर्म में। मतलब अगर कोई गैस है तो इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो इस टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में रहे। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं लास्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है? देखिए, इफ टू सिस्टम्स आर बोथ इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, अगर दो सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम पे हो किसी तीसरे सिस्टम्स के, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तब वो दो सिस्टम भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम पर होंगे। मतलब अगर हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी, अगर ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर ऑब्जेक्ट सी के बराबर है तो इसका मतलब होगा ऑब्जेक्ट ए और बी का भी टेम्परेचर बराबर होगा। इसको अगर हम कहें कि थर्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली बताता क्या है? ये थर्मल इक्विलिब्रियम को बताता है, एक्सप्लेन करता है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर, दो कप ऑफ टी है, देयर आर 2 कप ऑफ कॉफी और उनका टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, वी डू नॉट केयर अबाउट देयर टेम्परेचर। और ये इन्वायरमेंट है, मतलब हमारे आसपास की चीजें, कप के आसपास की चीजें। तो क्या करेंगे, ये दोनों कप हीट लॉस करेंगे इन्वायरमेंट में, और तब तक लॉस करेंगे जब इस कप का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के बराबर ना हो जाए और इस कप का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के बराबर ना हो जाए।
जब दोनों कप का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के बराबर हो जाएगा तो हीट का फ्लो रुक जाएगा। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब आते हैं, अगर ए का टेम्परेचर वही है जो एनवायरनमेंट बी का टेम्परेचर है और सी का टेम्परेचर वही है जो एनवायरनमेंट बी का टेम्परेचर है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है कि ए और सी का भी टेम्परेचर सिमिलर होगा, बराबर होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया है। नेक्स्ट टर्म में इसके आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे।